Hello, students. Myself is Santosh Kumar and वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर मोशन का रिवीजन सीरीज का ये लेक्चर है जिसमें हम लोग वर्क एनर्जी और पावर को समझेंगे, सर्कुलर मोशन को समझते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स प्रोसीड कि कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है और किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ कुछ पीवाईक्यू एग्जांपल्स को भी डील कर लेंगे। सो जैसा चैप्टर का नाम सजेस्ट करता है ना, इसमें वर्क है, एनर्जी है, पावर है। सो पहली क्या क्वांटिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी रहती है वो रहता है वर्क। वर्क को हम लोग डब्ल्यू से लिखने वाले हैं। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, न्यूटन मीटर जैसा इसका यूनिट आने वाला है। और वर्क कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन F.dr। ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसमें फोर्स एक वेक्टर होगा, dr एक डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इसको आप इंटीग्रेट करोगे इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक। ये इसी के भी ये सब केसेस यहाँ पे बताए गए हैं। तो वर्क को हम लोग फोर्स डॉट डी आर से निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट है इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। जब कोई फोर्स कांस्टेंट रहेगा, इन छोटे छोटे बातों का ख्याल रखना है। जब फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डॉट आर या एफ डॉट एस, जहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर दो पोजीशन दी जाएंगी तो हम एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रिएट करेंगे और उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एफ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। बहुत सिंपल रहने वाला है, बस आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना के रखनी है। एंड इट इज टू बी यूज्ड ओनली इफ द फोर्स इज अ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लाइक फोर्स एज अ वेक्टर इज अ कांस्टेंट। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज एफ डॉट आर जो भी लिखा थोड़ी देर पहले, और एफ डॉट आर की जो डेफिनेशन होती है दैट इज फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस उनके बीच का एंगल थीटा। और यहाँ से आप एक और बात देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है वो 0 से 180 तक होता है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, 90 के बीच में लाई करेगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव रहता है, तो वर्क डन बाय अ फोर्स विल बी पॉजिटिव। एंड अगर थीटा की वैल्यू 90 हो गया तो आप पाओगे कि कॉस 90 0 हो जाता है, सो वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी 0। एंड इफ थीटा इज मोर देन 90 और अप टू 180 डिग्री, सो वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी नेगेटिव। तो बेसिकली स्केलर नंबर है बट इसके साइन कन्वेंशन है, साइन अपने आते हैं और जो भी है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इट कुड बी पॉजिटिव, कुड बी नेगेटिव, कुड बी 0। नाउ इन केस अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, एफ एक्स का फंक्शन है वन डायमेंशन में, अगर हम बात करें तो हम लोग इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स। बराबर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें एक एक्स कंपोनेंट है और उस एक्स कंपोनेंट को डी एक्स के साथ इंटीग्रेट करना है, प्लस एक वाई कंपोनेंट आएगा फोर्स का जो कि y के साथ चल रहा होगा। ये मैंने फंक्शन ऑफ y लिख रहा हूँ बट दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। बेसिकली x कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंडिकेट कर रहा है, y कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली एक z कंपोनेंट ऑफ फोर्स आएगा और dz आएगा। तो 3D में होगा तो एक x कंपोनेंट से वर्क डन निकलेगा, एक y कंपोनेंट से निकलेगा, एक z कंपोनेंट से निकलेगा। हालांकि ये जो कंपोनेंट्स हैं इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि x कंपोनेंट ऑफ वर्क डन, y कंपोनेंट ऑफ वर्क डन, z कंपोनेंट ऑफ वर्क डन, बिकॉज वर्क डन इज नॉट एज वेक्टर क्वांटिटी। बट इसको ऐसे जरूर बोल सकते हैं कि दिस इज द वर्क डन बाय x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिस इज वर्क डन बाय y कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिस इज वर्क डन बाय z कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और इन सबको ऐड कर सकते हो न्यूमेरिकली, जैसा प्लस माइनस के साथ आता रहेगा। तो एफ को हाईलाइट किया गया है तो x1 से x2 ले जाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे एरिया अंडर और ये आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर फोर्स वर्सेस x का ग्राफ दे दिया जाए, जनरली 1D की बात करेगा और कोई बोलता है कि ऐसा ग्राफ है, तो ये जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है वो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन एफ डी एक्स बनता है, वाई एक्स इज दिस, तो एरिया से भी निकाला जा सकता है। ऊपर एरिया होगा तो प्लस जाएगा, नीचे होगा तो माइनस जाएगा, उसको भी देख लेंगे। तो या तो फोर्स फंक्शन ऑफ पोजीशन होगा या फोर्स कांस्टेंट होगा, दोनों में वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देगा। तो अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन, बिकॉज फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे। एक बार एक्सेलरेशन आया, इस एक्सेलरेशन को हम लोग dv बाई dt लिख सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो काइनेमेटिक्स में लर्न किया उससे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा।
और एक बार वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो हम इसको dx बाई dt लिख सकते हैं। इस dx बाई dt से हम लोग dx एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, दैट ft इंटू डी टी। फिर आप वर्क डन की डेफिनेशन पे आ जाएंगे यहाँ पर, तो जो एफ जो बेसिकली एफ इंटू एफ डॉट डी आर वाला जो फंक्शन था इस पे आ जाएंगे, एफ के प्लेस पर लिख देंगे एम ए टी, दिस इज एफ, और डी एक्स के प्लेस पर लिख देंगे एफ वी डी टी, तो ये बन जाएगा। आगे चल करके देखोगे दिस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल करके भी सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो और ये सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा हाफ एम वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर। ना ये आपने वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर ही लिया है। अब इसमें इनिशियल टाइम डाल दो, फाइनल टाइम डाल दो, वेलोसिटीज मिल गई, मास दिया जाएगा, तो वर्क डन निकाल सकते हैं। बेसिकली वर्क डन निकालने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं अगर फंक्शन ऑफ टाइम आता है तो, और अदरवाइज हम लोग एफ डी एक्स वाले पार्ट से जाएंगे तो ऐसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये वर्क का ओवरऑल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आपको समझा। इसमें ये जो अगर फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ दिया जाएगा, जैसे ये ग्राफ दिया गया है एफ वर्सेस एक्स, तो ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये नीचे है, तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा और ये वर्क डन नेगेटिव होगा। तो टोटल वर्क डन अपने कैलकुलेशन से आता है, लाइक यू नीड टू ऐड देम, जो भी साइन के साथ है उसके साथ ऐड कर देंगे, मतलब ये प्लस के साथ ऐड करेंगे और इसको माइनस लगा के ऐड करेंगे, बेसिकली a1 माइनस a2 बन जाएगा। इसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं। एक बार वर्क कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया तो उसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से समझ सकते हैं। और ये जो थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही पावरफुल थ्योरम है, बहुत ही पावरफुल थ्योरम। नॉट ओनली इन WEP चैप्टर, ये किसी भी चैप्टर आगे में लगाया जा सकता है, बहुत वर्सटाइल है और इसमें कोई इफ बट जैसी कहानी नहीं है। आपको एक सिस्टम डिसाइड करना होता है, जो पुरानी स्टोरी है, डिटेक्ट अ सिस्टम, ड्रॉ द FBG, ड्रॉ द इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन and use the work energy theorem, and that work energy theorem says कि net work done is equal to change in kinetic energy, which basically says work done by force 1, जो FBD में force 1 रहा होगा, कोई भी एक 1 2 3 नाम कर देंगे फोर्सेस का, तो फर्स्ट फोर्स का टोटल वर्क डन निकालेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। सिमिलरली सेकेंड जो FBD में फोर्स लग रहा था उसका टोटल वर्क डन निकालेंगे इसी प्रोसेस के लिए। थर्ड फोर्स होगा उसका निकालेंगे, फोर्थ फोर्स होगा उसका निकालेंगे। तो FBD में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं व्हाटसोएवर, सारे फोर्सेस का वर्क डन इंडिविजुअली कैलकुलेट करना और उनको ऐड करना, दैट इज नोन एज नेट वर्क डन। एंड आप पाओगे कि ये इसकी जो वैल्यू होती है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे तो उनकी वेलोसिटी, मास, हाफ एम वी स्क्वायर वाली काइनेटिक एनर्जी टोटल ऐड करेंगे, माइनस उसी सिस्टम में जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व थी वो। तो इसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम और दिस इज वेरी पावरफुल एंड ये वर्सटाइल, इसका यूज़ करना बहुत बेनिफिशियल रहता है ना। ये जो वर्क डन्स हैं ये कई तरह के फोर्सेस से आ सकते हैं, फोर्सेस की अलग अलग कैटेगरीज है, राइट। सो कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। सो जैसे इसमें लिखा है एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का सम ये आ जाएगा। अगर किसी सिस्टम में ये इफ है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन 0 आ रहा है ना, और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐड कर रहा है, इफ देयर इज ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस जिनका वर्क डन आ रहा है, बाकी का वर्क डन नहीं आ रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ऐसा है जो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी में नहीं है और उसका वर्क डन नहीं आ रहा है, तो अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन आएगा तो इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, work done by conservative forces equal to change in kinetic energy, and we know कि work done by conservative forces is basically negative of change of potential energy. This is very basic definition. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को माइनस डेल्टा यू से कर देंगे तो आपको पता चलेगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी और के मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब इन दोनों का सम कांस्टेंट रहता है, इनका चेंज 0 रहता है। तो इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सो मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये कंजर्व रहती है। ये कंजर्व तभी रहती है जब सिस्टम में हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन चालू हो। तो और आप समझ सकते हो कि जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक सब केस है, इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम इज मोर वर्सटाइल, ट्राई टू यूज दैट थिंग, उससे मिस्टेक होने के चांसेस मिनिमाइज्ड हो जाते हैं।
फोर्सेस को और भी कई कैटेगरीज में आप कैटेगराइज करते हो, जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाते हैं। बेसिकली ये वो फोर्सेस है जो एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देते, वर्क डन स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में। तो इसके लिए इक्वेशन आती है फोर्स की माइनस डी यू बाई डी एक्स। और अगर आप समझ लो कि 3D में दिया गया है एक्स वाई जेड कंपोनेंट है, मतलब यू को एक्स वाई जेड का फंक्शन दिया गया है, तो हम इस वर्सटाइल फॉर्मूले से जाते हैं डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, इसमें जो f का आंसर आएगा वो प्रॉपर वेक्टर की तरह आंसर आ जाता है। बट मोस्ट केस में मेन जैसे लेवल पे आप पाओगे कि सिंगल वेरिएबल केस आता है एक्स डायरेक्शन में, सो माइनस डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। तो एक तो फोर्स निकालेंगे। इक्विलिब्रियम वैसे बहुत वर्सटाइल टर्म है, जो अब सिंस आपने सिलेबस पढ़ रखा है तो आप समझ पाओगे कि इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल है, मैकेनिकल टोटल है, थर्मल है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम के बहुत सारे मीनिंग है। यहाँ पर जो मीनिंग चल रहा है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स का जीरो होना। अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं और डी यू बाई डी एक्स भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, फोर्स बेस्ड, एनर्जी बेस्ड। तो आप क्या कर सकते हो, एनर्जी को फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, फोर्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, और इंडिपेंडेंटली भी सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे आपको इक्विलिब्रियम बोलना है तो आप डी यू बाई डी एक्स को जीरो बोल दो, बेसिकली आप फोर्स को ही जीरो बोल रहे होते हो। ये जो इक्विलिब्रियम्स हैं इनके अपने टाइप्स हैं, और उसमें से पॉपुलर टाइप है जो मतलब 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कई बार पूछता है कि फोर्स का एक्सप्रेशन देकर भी पूछेगा, बताइए स्टेबल अनस्टेबल कैसा है। एंड पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देके बोल सकता है, फिगर बना के बोल सकता है। लेट्स से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए किसी ने ऐसा फिगर बना रखा है और ये एक कर्वेचर है। आपसे बोलेगा कि एक पार्टिकल को यहाँ पे रखा है, दिस इज लोकेशन नंबर 1, एक पार्टिकल को यहाँ पे रखा है, दैट्स लोकेशन नंबर 2, एक पार्टिकल को यहाँ पे रखा है, दैट्स लोकेशन नंबर 3। ये पार्टिकल सभी रेस्ट पे रखे हुए हैं, रेस्ट पे रखे हुए हैं, तो हम बोलेंगे इनमें नेट फोर्स क्या है, जीरो है। दैट मीन्स दीज फोर्सेस दीज पार्टिकल्स आर एट इक्विलिब्रियम। अब आपसे बोलेगा कि ये जो 1 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल का लोकेशन है, इनका बताइए कौन सा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो अगर अपने को टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में जाना है तो पहले समझते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें फोर्स रिस्टोरिंग नेचर का आता है, मतलब आप एक्स बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा, राइट। तो उसमें आप पाओगे कि जो डी एफ बाई डी एक्स है, यहाँ मैं लिखता हूँ डी एफ बाई डी एक्स, ये नेगेटिव आना चाहिए। दैट मीन्स एक्स के साथ फोर्स का रिलेशन ना नेगेटिवली जा रहा है, आप एक्स प्लस डायरेक्शन बढ़ा रहे हो, फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है। और अगर आप एक्स नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ा रहे हो, फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है। मतलब फोर्स चाहता है कि पार्टिकल स्टेबल रहे, अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर एफ का डबल सिंगल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो यू के टर्म में आप पाओगे कि यू का डबल डेरिवेटिव आएगा, और माइनस साइन होता है डेफिनेशन में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, कॉनकेव ऑफ टाइप का। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ग्रेविटी से देख सकते हो, जैसे इस केस में देखोगे जब आप नीचे आते हो तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और फिर ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो अगर आप ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो 1 लोकेशन है ये स्टेबल की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट है, और पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट का मतलब हुआ उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। मिनिमा को आप याद कर सकते हो। और स्टैंडर्ड एक पॉइंट भी है कि कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज कर रहा होता है, तो ये मिनिमम है। और ऐसे केस में एसएचएम भी हो सकता है। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और उसमें अगर फोर्स का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नेगेटिव साइन के साथ आ गया तो एसएचएम भी हो जाएगा। अनस्टेबल केस में आप पाओगे कि जो जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस करते हो या डिस्टर्ब करते हो उसी डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट हो जाता है, मतलब फोर्स का ग्रेडियंट पॉजिटिव है, या फिर एनर्जी का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, या फिर ऐसा बोलो एनर्जी का ग्राफ कॉनकेव डाउन है। तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि ये अपना पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। एफ जीरो है, एफ तो सभी केस में जीरो रहेगा। एफ जीरो होने के बाद एफ का डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं हम लोग, और या फिर पोटेंशियल एनर्जी को चेक कर रहे हैं।
इस केस में एसएचएम कभी नहीं आ सकता है। सेकेंड सिचुएशन इसी पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, अनस्टेबिलिटी को, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो है, बट अगर मैं टू को डिस्टर्ब कर देता हूँ, स्लाइटली डिस्टर्ब कर देता हूँ, मे बी लेफ्ट साइड और राइट साइड, आप पाओगे पार्टिकल दूर चला जाएगा। मतलब ये स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था। तो जो इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम थर्ड जैसा होता है कि अगर आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस करके यहाँ रिलीज किया, मे बी प्लस लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो वो वहीं रहता है, ना तो आगे जाने की कोशिश करता है, ना ही पीछे आने की कोशिश करता है। मतलब ये न्यूट्रल है, इसलिए इसका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। और इसको जज कैसे करेंगे? फोर्स तो जीरो होने का ही होने का, साथ ही साथ df बाई dx, ग्रेडियंट ऑफ फोर्स भी जीरो होगा, दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन आएगा और ये कंडीशन हम याद रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देगा तो अकॉर्डिंगली इनइक्वालिटी और इक्वालिटी लगाएंगे। फोर्स का इक्वेशन दिया होगा और कौन सी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पूछ रहा होगा तो अकॉर्डिंगली इक्वालिटी और इनइक्वालिटी लगाएंगे। वो इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज अपने को याद रखनी है और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। Let's move ahead and talk about the potential energy. Potential energy क्या होता है? तो वर्क एनर्जी, पावर वाले चैप्टर में हम लोगों ने वर्क के बारे में बात किया, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात किया। काइनेटिक एनर्जी बहुत ऑब्वियस है। काइनेटिक एनर्जी में हम लोगों ने बात किया कि वर्क एनर्जी थ्योरम में हाफ mv² आता है और बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का कुछ केस नहीं रहता है। हाँ, एक काइनेटिक एनर्जी से याद आया कि एक केस ये ज़रूर याद कर लो काइनेटिक एनर्जी का, एग्जाम में आ भी चुका है कि अगर आपके पास एक मास वाला स्प्रिंग है और इस पॉइंट को हम v0 वेलोसिटी से आगे ले जाते हैं और m मास का स्प्रिंग है जो कि यूनिफॉर्म है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना आता है ये डिफरेंट इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का अपना अलग अलग वेलोसिटी चल रहा है। और इंटीग्रेट करने के बाद पता चलता है ये 1/6 mv0² आता है। क्लास में भी किया था तो आप इसको याद रख सकते हो। बाकी अगर एक सिंगल पार्टिकल है, एक सिंगल उसकी वेलोसिटी दी गई है तो हाफ mv² रहता है। बट अगर कोई बॉडी दी गई है और बॉडी के अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग पार्ट की वेलोसिटी अलग अलग है, तो अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बेसिक फंडे पे जाना होता है, जो कि हर एक क्वांटिटी के लिए बेसिक फंडा लगता है। वी नीड टू से लाइक इट्स हाफ v² इंटू dm। तो हम एक dm मास लेंगे, उस dm मास की वेलोसिटी पता करेंगे और बोलेंगे उसके लिए जो डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी है वो dm इंटू v²/2 है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे कि एक पॉपुलर एग्जांपल स्प्रिंग का है, स्प्रिंग मास का है और एक एंड को v0 वेलोसिटी से ले जाते हैं, दूसरे एंड को फिक्स कर देते हैं, तो 1/6 mv0² की काइनेटिक एनर्जी आती है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, अगेन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन दी force, conservative force, and we define कि change in potential energy for any conservative force is negative of the work done by conservative force, and negative of the work done by conservative force means conservative force आप लेकर के आओ, डॉट dr करो और initial position से final position तक लेके आओ, यहाँ से change in potential energy आती है। and when we say change in potential energy it has its meaning, like आप समझते हो कि ये final minus initial है। पोटेंशियल एनर्जी पर से कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। आई मीन लाइक वी नीड टू हैव अ रेफरेंस, इनिशियल लोकेशन, फाइनल लोकेशन और एक रेफरेंस पॉइंट जिसको हमने पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू दी हो, तभी हम पोटेंशियल एनर्जी बता पाते हैं। तो हर एक में रेफरेंस लगता है, चेंज कैलकुलेट करने में रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। चेंज इज एब्सोल्यूट और प्रॉपर अगर वैल्यू निकालनी पोटेंशियल की, दैट्स रिलेटेड टू द रेफरेंस पॉइंट। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लोग वॉच करते हैं उनमें से ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलास्टिक फोर्स है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस अगर हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट पॉइंट पे निकालो mgh, तो mgh के बराबर होती है। तो इसमें अगर अर्थ लिया तो अर्थ को जीरो रेफरेंस लिया है, तो ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और ये बेसिकली नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ग्रेविटी है, तो आप ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप नीचे जाओगे तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव हो जाएगा, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी अकॉर्डिंगली। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला अगर बहुत दूर जाते हैं और सरफेस से ये पार्टिकल के दो पार्टिकल के बीच पूछता है तो -gm1m2/r आता है। ये है ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले से -gm1m2/r। इसके लिए जो रेफरेंस माना गया है वो इन्फिनिटी को माना गया है, लाइक इनफाइनाइट लोकेशन को हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं इस वाले केस में, और फर्स्ट वाले केस में ग्राउंड को, अर्थ सरफेस को पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मानते हैं। वरना आप इसको ऐसे याद रख लो, u इज इक्वल टू वट एवर दिस प्लस u इनिशियल या रेफरेंस।
इस तरह से याद रखने में थोड़ा सा आसान रहेगा कि कभी अगर रेफरेंस पॉइंट जीरो नहीं बोलेगा, नॉन जीरो बोलेगा, तो उसको हम ऐड कर देंगे। सिमिलरली इस केस में, सिमिलरली हर एक केस में। तो इसमें रेफरेंस अपना ये है और रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी कितना लिया गया है, जीरो। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बोलते हैं अर्थ सरफेस को 100 यूनिट ले लो। तो अगर इसको 100 लेना है तो फिर केवल mgh, इसका इसका आंसर mgh नहीं आएगा, mgh प्लस 100 आएगा। तो उस बात का हम ख्याल करेंगे। स्प्रिंग केस में पोटेंशियल एनर्जी जो उसका रिलैक्स पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग होता है उसको जीरो लिया जाता है और फिर निकल के आता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें भी हम ऐसे गए होंगे माइनस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग का फोर्स का वर्क डन जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं। इसमें रेफरेंस पॉइंट इज एट द रिलैक्स पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग एंड दैट हैज बीन टेकन जीरो, सो वी कैन रिमेंबर दिस थिंग। मैकेनिक्स में हमको यही दोनों एनर्जीज ज़्यादा यूज आती है। आगे चलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलास्टिक में एनर्जी भी आएगी। तो इलास्टिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर, वेरी सिमिलर फॉर्मूला आता है। Q1 Q2 जैसे चार्ज होंगे, साइन होंगे, उसके साथ रखेंगे। एक डायपोल आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई आती है, जहाँ पे पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, माइनस के साथ होता है। मैग्नेटिज्म में किसी बार मैग्नेट के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं वो माइनस एम डॉट भी लिखते हैं। एम बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ये दोनों काफी सिमिलर तरीके से चलते हैं। इलास्टिक में इलास्टिसिटी में देखोगे जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आता है वो हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम आता है। तो इसको भी याद रख सकते हैं। ये बेसिकली इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, सिमिलर टाइप का है, बट स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में दे देते हैं। तो ये फॉर्मूलाज अपने को याद रखने का। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। एक और भी छोटे छोटे पॉइंट्स अपने को याद रखना है, जैसे कि जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग पी स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं, पी जहाँ पर मोमेंटम है। और अगर अपने को पी कभी लिखना हो सो दैट इज अंडर रूट 2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। इस पर जनरली एक टाइप का क्वेश्चन मेन में बहुत आता है कि मोमेंटम को 1% से चेंज किया गया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, कीपिंग मास कांस्टेंट। और कभी काइनेटिक एनर्जी को 200% से चेंज किया गया तो पी में कितना आएगा। तो अगर आप स्मॉलर परसेंट चेंज से जाते हैं तो डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। लार्जर परसेंटेज चेंज आएगा तो फिर आपको बेसिक मैथ से निकालना होगा, इनिशियल फाइनल। जैसे कि स्मॉल चेंज के लिए आप लिखोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय मोमेंटम। ये कहाँ से आया, लॉग लिया, डिफरेंशिएट किया तो फ्रैक्शनल चेंजेस का रिलेशन आ गया। अब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका परसेंटेज चेंज का रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह के स्मॉल परसेंटेज चेंज में आंसर कर सकते हो। जैसे अगर कभी आता है कि लीनियर मोमेंटम 1% से बढ़ाया गया, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल बोला मतलब मास वही है। तो परसेंटेज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी डबल ऑफ द परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ऐसा स्मॉलर चेंजेस में लगाएंगे। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम रिलेशन, देन पोटेंशियल एनर्जी, देन वर्क डन, सो W हो गया, काइनेटिक एनर्जी का E हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का भी E हो गया, पावर लास्ट क्वांटिटी जो बाकी इन्हीं पे डिपेंड करता है। बेसिकली इस चैप्टर में आप देखोगे वर्क इज इंपॉर्टेंट, वर्क पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, और पावर भी उसी पे डिपेंड करता है। पावर का यूनिट हम वैट लेते हैं और एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। सो यू कैलकुलेट द वर्क डन टोटल व्हाटएवर इट इज, और कितने टाइम में वर्क डन हुआ तो टाइम से डिवाइड करने से पावर बन जाता है। ये जूल पर सेकेंड जैसा इसका यूनिट होगा जिसको हम वैट कहते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन आता है, जिसको हम लोग एफ डॉट वी लिखेंगे, वी फॉर वेलोसिटी, तो एफ वी कॉस थीटा आ जाएगा। तो एक फोर्स देगा, एक वेलोसिटी देगा, वो बता सकते हैं। जनरली सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन में आएगा कि एक अगर सर्कल में पार्टिकल चल रहा है, हम सर्कल देखने वाले हैं, तो टेंशन का वर्क डन निकाल दो स्ट्रिंग का, तो ये दोनों फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। तो परपेंडिकुलर फोर्सेस का वर्क डन कैसा रहेगा, जीरो, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ओके, सो इसका वर्क डन जीरो रहता है। तो कई बार जीरो रहता है, जैसे कि, और अगर वर्क डन जीरो है तो पावर डिलीवर कितना आएगा, जीरो आएगा। और सिमिलरली जैसे कोई पार्टिकल अगर वी वेलोसिटी से आ जा रहा है तो आपसे पूछेगा ग्रेविटी का पावर कितना प्रोडक्शन है, तो ग्रेविटी और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। नॉर्मल का पावर प्रोडक्शन कितना है, तो नॉर्मल कोई पावर सप्लाई नहीं कर रहा होता है। पावर इज बेसिकली रिलेटेड टू द वर्क डन। मैनी टाइम टर्म आते हैं कि एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इनटू 100। सो एफिशिएंसी भी पूछी जा सकती है। तो कोई एक सिस्टम देगा या डिवाइस देगा या मशीन देगा और उसका एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, और परसेंटेज के बारे में बात करेगा एफिशिएंसी को लेकर के।
तो इनपुट आउटपुट पावर को रिलेट करके हम इफिशियंसी बता सकते हैं। 100% इफिशियंसी के लिए आउटपुट उतना ही आना चाहिए जितना इनपुट। आप कोई भी डिवाइस ले लो, जैसे मोटर पंप ले लो, उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इनपुट, और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके लिक्विड को ऊपर उठाता है। सो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वो पावर प्रोड्यूस की जा रही है वो आउटपुट है। तो इनपुट ज़्यादा होता है, आउटपुट कम होता है, इसलिए एफिशिएंसी 100 से कम रहती है। कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी दैट यू सप्लाई गोज टू रनिंग द सिस्टम और द डिवाइस और द मशीन, तो इसलिए वो कम आ रही होती है, और जो भी आएगी वो निकाल करके बता सकते हैं, राइट। अच्छा, मोटर पंप के लिए जो वर्क डन बाय ग्रेविटी का ये पावर की बात आती है, तो पावर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस dm by dt into gh, इसका भी यूज़ कर सकते हो। dm by dt is the rate at which the water or liquid or any material which is flowing against the gravity. So ये आउटपुट पावर वो मोस्टली आउटपुट का काम करेगी, बट जो भी है dm by dt निकल के ये आया क्या से dw by dt से है, w को mgh लिखा तो m वेरिएबल था, gh कांस्टेंट था, तो ऐसे लिख सकते हो। तो ये WEP चैप्टर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है। अगर आपने NLM काइनेमेटिक्स को सही समझा है, सो टेक्निकली ये NLM प्लस काइनेमेटिक्स है। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं जो PYQ में, जैसे 2019 में एग्जांपल आया, आप देखोगे बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं और हाईली स्कोरेबल है। तो इस पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हर एक वर्ड को समझ के रखना है। अगेन आइडिया इज नॉट टू मेक अ मिस्टेक, कैलकुलेशन और हो या कॉन्सेप्ट हो या रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन हो या मार्किंग ऑफ द ऑप्शन हो, मिस्टेक नहीं करनी है, उसका ख्याल रखना है। इजी है तो इसको ज़्यादा अटेंटिव रहना है कि गलती ना हो। A force acts on 2 kg object so that its position is given, मतलब कुछ तो ऐसा बोला कि पोजीशन ऐसे दिया गया, वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है 5 सेकेंड में। तो आपको पोजीशन दे रखी है पार्टिकल की, पोजीशन इज 3t² + 5। तो ये यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी आ जाएगी dx/dt। जैसे आप dx/dt करोगे तो ये बन जाएगा 60। अब चाहो तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ गया है, वर्क डन निकाल सकते हो। कितने टाइम में निकालना है? 5 सेकेंड में। या फिर हम लोग चाहें तो जो बेटर आइडिया है वो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि यही फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज गोइंग टू बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये जल्दी काम कर लेते हैं। इसमें आप देखोगे हाफ m दोनों से कॉमन आ जाएगा, ये बोलेगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उनके स्क्वायर करना कैसे है वो बता सकते हैं। मास कितना दिया है? 2 kg। ये वेलोसिटी दी गई है। व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट t = 0, 0 आ रहा है। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? वेलोसिटी इज t = 5 सेकेंड, 30 आ रहा है। समझ में आ गया? अब ये अगर वेलोसिटीज अपने को पता चल गया, मास पता चल गया, तो आंसर भी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? देखो यार, हाफ, मास इज 2, फाइनल वेलोसिटी इज 30, 30 का स्क्वायर, इनिशियल इज 0, 0 का स्क्वायर, दैट्स आंसर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कुछ अपने को दिख रहा है 30 का स्क्वायर, दैट इज 900 जूल। 900 जूल कहीं पर है, सेकेंड ऑप्शन मार्क कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फंक्शन ऑफ टाइम में हम वर्क एनर्जी थ्योरम से ही वर्क डन निकाल सकते हैं, और काफ़ी पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन रहता है ये, तो ख्याल करने का। नेक्स्ट इज सेकेंड प्रॉब्लम, ये 2020 का है। वर्क एनर्जी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप PYQ उठाओगे देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू ऑफ देम एंड लेटिंग यू नो हाउ इट्स वर्किंग। जैसे इसमें थोड़ा सा लेंदी लिखा हुआ है, तो इसने बोला एक पर्सन है, पुशेस अ बॉक्स रफ सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और फोर्स लगाता है 200 न्यूटन का, 15 मीटर तक लेके गया है। उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है, टायर्ड होने के बाद वो फोर्स लीनियरली रिड्यूस करता है और 100 न्यूटन तक लेके आता है। टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है बॉक्स वो 30 मीटर है। 15 पहले चल चुका था, इसको तो 15 बाद में चला है। वर्क डन कैलकुलेट करनी है पर्सन ड्यूरिंग द टोटल मूवमेंट के लिए बतानी है। तो कुछ ऐसा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके गया है, लीड से A से चला था, B मिडल में कहीं मिला है, और C यहाँ कहीं है। ये भी 15 मीटर का है और ये भी 15 मीटर का है। यहाँ पे जो बॉक्स था उस पर एक फिक्स फोर्स लगा रहा था 200 न्यूटन का। यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोर्स को वेरी किया उसने, 200 से स्टार्ट करके 10 तक लेके आया 15 मीटर की डिस्टेंस पे। तो ग्रेडियंट निकाल सकते हैं।
इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आप पाओगे कि इधर से इधर का जो फोर्स आएगा वो 200 तो था ही स्टार्टिंग में, प्लस ये माइनस कर लो, यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज इन द फोर्स आया है। चेंज इन द फोर्स आया है अपना 100, और कितना डिस्टेंस है 15 इंटू एक्स। बेसिकली मैंने क्या किया, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाया है, ये सी है और ये स्लोप है और ये एक्स है ना। सो एक्स को अगर हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, एक्स को, ये एक्स इक्वल टू 0 ले रहे हैं इस वाली कंडीशन के लिए, और ये एक्स इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये अलग से कैलकुलेशन कर लेंगे, दो वर्क डन निकालेंगे। एक्स इक्वल टू 0 पे 200 न्यूटन लग रहा था, और एक्स इक्वल टू 15 पे 100 न्यूटन तक रिड्यूस हो गया और लीनियरली रिड्यूस हुआ है। तो वी कैन थिंक ऑफ कि इस जर्नी में W1 वर्क डन हुआ है, इस जर्नी में W2 वर्क डन हुआ है, तो टोटल वर्क डन अपना W1 W2 हो जाएगा। प्लस में W1 कितना आया होगा, 200 न्यूटन का फोर्स 15 मीटर डिस्प्लेस करने में लगता है, जो कि सेम डायरेक्शन में जाता है, तो cos थीटा cos 0 हो गया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा ये 3000 जूल के बराबर आ गया। 3000 जूल के बराबर आ गया, मतलब फोर्थ आंसर तो नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा वर्क डन हुआ है क्योंकि W2 भी है ना। वर्क डन W2 के बारे में बात करें तो W2 का वर्क डन में फोर्स वेरिएबल है, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन से F dx। तो ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क था, दूसरा वाला वेरिएबल फोर्स का वर्क है। बेसिकली वर्क की बेसिक डेफिनेशन से जा रहा है। F की वैल्यू कितनी है अपने पास, 200। F की वैल्यू अपने पास 200 है, माइनस 100/15x है, ये है F का वैल्यू। इसको इंटीग्रेट करना है dx के साथ, और लिमिट्स जानी है 0 से लेकर के 15 तक। x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक को x पकड़ा है। तो अब देखोगे पहला इंटीग्रेशन आ जाएगा 200 इंटू एक्स, लिमिट लगाओगे तो 15 आ जाएगा, माइनस ये आएगा 100 डिवाइड बाई 15 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाओगे तो 15 का स्क्वायर बाई 2। इनिशियल लिमिट 0 है इसलिए उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से अपने को पता चला कि 3000 तो यहाँ भी आ गया, साथ ही साथ माइनस एक 15 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर आएगा 1500/2, दैट इज 750। So what is the total work done? Total work done is W1 plus W2, that is 3000 plus 3000 minus 750। तो ये 6000 minus 750 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5250 के बराबर आ जाएगा, और सेकंड ऑप्शन में अपने को प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से अपने क्या सीखा, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकाल सकते हैं, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकाल सकते हैं, जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है। इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या लर्न किया कि अगर फोर्स टाइम का फंक्शन है, या एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। यही 3 वैरायटी के इक्वेशन मोस्टली अपने को मिलते हैं। थर्ड इज पेंडुलम बॉब हैज स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एट द लोवेस्ट पोजिशन। पेंडुलम का लेंथ दे रखा है 1/2 मीटर, बॉब स्पीड बतानी है जब वो 60 डिग्री वर्टिकल से चला जाएगा। तो ये भी बहुत पॉपुलर टाइप के क्वेश्चंस में से हैं। व्हेन द लेंथ मेक्स 60 डिग्री, उस समय स्पीड चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ पर पहले आपका पेंडुलम था, और अब पेंडुलम यहाँ पर पहुँच गया है। ये स्पीड को अगर हम लोग V0 कहते हैं, और इस स्पीड को V से बुलाया जाए, तो ये V निकालना है। ये एंगल थीटा दे रखा है, थीटा की वैल्यू अपने को पता है, थीटा इज 60 डिग्री। और अगर स्ट्रिंग का लेंथ L पकड़ लेते हो तो आप पाओगे कि ये किसी हाइट तक चला जाता है, और ये हमारे लिए H का काम करता है। एंड वी कैन कैलकुलेट कि L है, थीटा है, तो L cos थीटा आएगी। तो H का फॉर्मूला आप याद भी रख लेते हो, दैट इज L विद इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। कई जगह यूज आता है, आपने मल्टीपल टाइम सर्कुलर मोशन में किया है, या वर्क एनर्जी में भी किया है, और या फिर आज के बाद याद रख सकते हो, ये L cos थीटा टोटल L थी, तो ये आ जाएगा। तो ये हाइट चला गया। अब ये पार्टिकल 1 से 2 तक गए, वेलोसिटी निकालनी है, जस्ट गो फॉर द वर्क एनर्जी थ्योरम। आप पाओगे वर्क डन बाई टेंशन 0 होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है ना, तो टेंशन फोर्स इज गोइंग टू बी द रेडियल फोर्स, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में आप लिखो, मैं लिख देता हूँ सारे, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई टेंशन, क्योंकि वर्क डन बाई टेंशन अपने आप में इक्वेशन बनता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। यू विल फाइंड कि वर्क डन बाई टेंशन 0 है, क्योंकि वेलोसिटी और टेंशन के बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है।
ग्रेविटी का वर्क डन आएगा, सिंस ऊपर गया तो आएगा माइनस एम जी एच इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल इज माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। सिंपल पेंडुलम को अगर आपने सही से हैंडल किया है तो ये इक्वेशन को और भी सिंप्लीफाई वर्जन में लिखा जा सकता है, दैट इज हाफ एम कैंसिल कर दो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये जो थर्ड इक्वेशन दिखता था ना अपने को काइनेमेटिक्स में, कुछ वैसे इक्वेशन रहती है एनर्जी कंजर्वेशन के पेंडुलम के केस में। अब आपको एच पता है, वी नॉट पता है, वी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। cos थीटा cos 60 है, cos 60 की वैल्यू हाफ आएगी तो ये हमारे लिए L/2 बन जाएगा, और L की वैल्यू 0.5 दी गई है तो और भी कम 0.25 बन जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी 10 इंटू एच। एच यहाँ पर आ रहा है अपना 1/4, 1/2 था, 1/2 से और कर दे 1/4 हो गया तो ये आ जाएगा कितना 9 माइनस, and if you look at this so that's going to be 5, मतलब 2 कैंसिल हो गया, 10/2 5 आ गया तो ये 4 आ गया। v स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई तो v कितना आ गया √4 दैट इज 2, मैग्नीट्यूड है तो 2 बता देंगे तो अपना आंसर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। इंटीजर है, परफेक्ट है, हो गया। सो इससे कुछ पॉइंट अपने को याद रख लेने हैं, जैसे कि पेंडुलम में हाइट नीचे से ये आती है, फिर इक्वेशन ऑफ एनर्जी को और सिंप्लीफाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलर टाइप की चीज़ें। और या फिर आप एनर्जी इक्वेशन वहाँ पे भी लिख सकते हैं, एग्जाम में चलता है। बट कैसा ना, प्रैक्टिस करके अपने को स्पीड अप करना है ताकि वहाँ पर हम जल्दी से फिजिक्स को मैक्सिमम करेक्ट करके टाइम मैथ्स को दे सकें या केमिस्ट्री को दे सकें, पर्टिकुलरली मैथ्स को, क्योंकि उसका पेपर लेंथी जनरली आता है। सो अगर आउट ऑफ या मैक्सिमम स्कोरिंग करनी है तो स्पीड की ज़रूरत है एंड नॉट कंप्रोमाइजिंग द एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 4 says a small particle moves to position this from this initial position, तो ये आपका फाइनल पोजीशन है और ये कौन सा पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, और ये फोर्स दे रखा है और अपने को वर्क डन निकालना है। बिलीव मी ये बहुत सिंपल है, ये F वेक्टर डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आएगा और R इनिशियल आएगा, मैंने 1 2 कर दिए तो ये फाइनल है, वो इनिशियल है, 2 है, वो 1 है। इसको सब्ट्रैक्ट करो, इससे डॉट करो और निकालो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। निकाल पाओगे? बहुत ही इजी है और देखो 2023 में आया भी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 says the body of mass and dropped from a height h reaches the ground with the speed of this, what is the value of work done by air friction? तो देखो ये बॉडी को यहाँ से रिलीज किया गया है और यहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचने के बाद इसकी वेलोसिटी है, ये h दे रखा है। तो आप बोलोगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं स्टार्टिंग से फाइनल पोजीशन के लिए। कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक ग्रेविटी है जिसने वर्क किया होगा, दूसरा एयर फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहा है तो अपने को मानना पड़ेगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, इनिशियली रेस्ट पे गया था तो 0 है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा जब यहाँ से यहाँ तक गया होगा? कैन वी थिंक ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होने वाला है और mgh होने वाला है। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, वो अपने को निकालना है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी अपने को दे रखा है। ध्यान से ऑब्जर्व करो तो वर्क डन बाय एफ की वैल्यू जो आ रही है वो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब ये नंबर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.8 का स्क्वायर आएगा 0.64 इंटू ये GH बन जाएगा और इधर से है माइनस MGH। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसमें हम लोग MGH कॉमन ले सकते हैं। MGH इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी और उसका कोई पार्ट इसने वर्क किया होगा, सो पार्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.32 माइनस 1, 0.32 माइनस 1, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.64 ही आ जाएगा, राइट। तो आ गया 0. अच्छा ये नेगेटिव भी आएगा, क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एयर फोर्स जो फ्रिक्शन है वो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। तो 1 माइनस दिस करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 8, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इजिली, ये आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 6.68 टाइम्स MGH। डू वी नो M एंड G एंड H? यस, बस हो गया 0.68 नेगेटिव MGH, पहला ही ऑप्शन अपने को दिखा रहा है। अच्छा ये 4 ऑप्शन में ये तो बहुत ही आसान है यार, देखो ना MGH दिस, ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन मस्ट बी नेगेटिव,
आप ऐसा रिस्क ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, है ना? तो इतना अपना 2 सेकंड कैलकुलेशन का बचा लेते हैं, बट ठीक है, एक बार सॉल्व भी कर लिया तो ट्वाइस वेरीफाई हो जाता है। इसने बोला एक फोर्स दे रखा है, ये एक्स वाई प्लेन पर है, सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप लेके जाते हो, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी का चेंज। तो आप बोलोगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करो ना, तो दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। एक ही फोर्सेस लग रहा होगा, यही फोर्स इसी की वजह से एनर्जी आ रही है, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन एफ डॉट टी आर। और जो भी समझाया है कि इसको अगर मल्टीपल वेरिएबल्स में होगा तो अलग अलग करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स अपना कितना दिख रहा है, 4x डी एक्स, ये एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स का वर्क डन है। एफ वाई दैट इज 3y² इंटू डी वाई, ये वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स का वर्क डन है, 22 में है ना। एक्स कंपोनेंट कहाँ से गया है, 1 से 2 गया है, तो इसकी लिमिट लेके जाएंगे 1 से 2। वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से चेंज हुआ है, 2 से 3, सो इसको लेके जाएंगे 2 से 3। और ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन है जो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। पहला आएगा 2x², मतलब x²/2 आएगा, तो 2 कैंसिल कर लिया, ये लिमिट जाएगी 1 से 2। एंड दूसरे वाले टर्म में y³/3 बनेगा, सो y³ बचा बेसिकली, 3 कैंसिल आउट हो गया, लिमिट विल गो फ्रॉम 2 to 3। क्या इनकी लिमिट्स रख सकते हैं, 100% रख सकते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये आएगा 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 का 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। And if you solve this, you will get a perfect answer which will be matching some of the option given there. तो डी ऑप्शन तो मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है, एबीसी में कोई दिखेगा, कैलकुलेट करके बता सकते हैं। सो डू कैलकुलेट, चेक योर आंसर। कैसे निकाला गया है, बस वो आइडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 सेज कि अगेन वर्क, आप पढ़ लो इसको। इसने पूछा वर्क डन निकालो ट्यूब का, बाय ट्यूब ऑन द ब्लॉक। और क्या हो रहा है कि ये ट्यूब है, ट्यूब का एवरेज डायमीटर अपने को दे रखा है, एवरेज रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर का है, और अंदर एक पार्टिकल है, ये फिगर थोड़ा सा बड़ा बना दिया, पार्टिकल बहुत छोटा है, और एवरेज रेडियस अपने को 30 सेंटीमीटर दिया गया। उसने बोला कि ये पार्टिकल आकर के बॉटम में रुक जाता है चलते चलते। तो जब ये और बॉटम में चलते चलते जब फाइनली रुकता है, तो अपने को बताना है कि कितने ऑसिलेशन करने के बाद रुकता है, 5 ऑसिलेशन करने के बाद रुकता है। तो वर्क डन बाय द ट्यूब। ट्यूब कैसे वर्क करेगा, तो ट्यूब को 2 तरह के फोर्स लगा रहा होगा, एक तो नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा और एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा, फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम से जो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलेगा वर्क डन बाय द ट्यूब, ट्यूब का बेसिकली फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल विल बी 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल इज 0, इनिशियल इज हाफ mv²। ये ब्लॉक का ब्लॉक पर हम लोगों ने एनर्जी थ्योरम लगाया, वर्क एनर्जी थ्योरम, हाफ mv²। सो फ्रिक्शन का वर्क डन चाहिए, निकाल लेते हैं। ग्रेविटी का वर्क डन कितना रहा होगा, नीचे आया पार्टिकल ऊपर से नीचे, कितना मास है m g, कितना नीचे आया, डायमीटर के बराबर, और इधर आ रहा है आपका माइनस हाफ mv²। m की वैल्यू 1 दे रखी है, b की वैल्यू 22 दे रखी है, तो क्या यहाँ से वर्क डन बाय फ्रिक्शन या ट्यूब निकाल सकते हैं, तो आएगा माइनस mg/d फॉर डायमीटर माइनस हाफ mv²। आई एम लिविंग कैलकुलेशन टू यू, और आपको ये कैलकुलेट करके चेक करके बताना है कि इतना आंसर आएगा। नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव बताएंगे, वैसे इसमें इंटीजर है तो नेगेटिव भरने का ऑप्शन नहीं होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू बता सकते हैं क्योंकि ये इंटीजर है। तो वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक, सो दैट्स गोइंग टू बी नेगेटिव वर्क डन। तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, m कितना रखना है 1, g 10 लिखना है, और d की जगह 30 सेंटीमीटर दैट इज 0.3 लिखना है, v को 22 लिखना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये था आपके वर्क डन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, न्यूमरस एग्जांपल कैन बी देयर, एंड आप PYQ के सारे PYQ ट्राई करोगे, मोस्टली इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप देखोगे कि बार बार वो रिपीट हो रहे होते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स इसका जो काउंटर, इससे जो एसोसिएटेड या बेसिकली इससे काफ़ी क्लोज रहता है टॉपिक, है चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में 2 पार्ट अपने को पढ़ना है, उसका काइनेमेटिक्स दैट मीन्स वेलोसिटी पोजीशन एक्सेलरेशन, और डायनामिक्स दैट मीन्स फोर्स।
तो कुछ एंगुलर पैरामीटर्स होते हैं जो अपने को एक बार रिकॉल कर लेना है। एंगुलर पैरामीटर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर पोजीशन है, तो ये वैसे ही लीनियर जैसे पैरामीटर हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा से लिखते हैं, पोजीशन को थीटा से लिख देते हैं। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? दैट इज गोइंग टू बी फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। अच्छा, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, रिकॉल करा देता हूँ। डी थीटा को एज अ वेक्टर ट्रीट किया जाता है, जबकि डेल्टा थीटा को एज ए स्केलर ट्रीट किया जाता है ना। डी थीटा की डायरेक्शन वही आ जाती है जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है। एंगुलर वेलोसिटी में वही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज आएगा टोटल बाय टोटल टाइम, और रेट ऑफ चेंज करोगे तो इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल होती है। अगर ये सर्कल इस प्लेन ऑफ द स्क्रीन पर है ना, तो इसके परपेंडिकुलर होगी। और फिर राइट हैंड रूल को फॉलो कर लेते हैं। तो अगर ये आपका ब्लॉक पार्टिकल ऐसा घूम रहा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड बोलते हैं, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड बोलते हैं। तो राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन जो पार्टिकल जा रहा है। थंब बताएगा किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो थंब इज द एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये पैरामीटर आप फील कर पा रहे होगे। ये पैरामीटर ओमेगा ऐसे इसलिए डिफाइन किया गया है कि इस पूरी जर्नी में आप देखोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है, नोटोरियसली चेंज होती है। हर बार टेंजेंट रहती है, टेंजेंट की डायरेक्शन बदल रही है। तो वेलोसिटी एज अ वेक्टर इज ऑलवेज वेरिएबल। तो ओमेगा डिफाइन करके यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन बाहर है, तो बाहर को हम के कैप या डॉट लगा के बोल सकते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ये फिक्स रहेगी। तो अगर एक तरफ पार्टिकल घूम रहा है तो ओमेगा फिक्स है, दूसरी तरफ घूम रहा है तो भी ओमेगा फिक्स है ना। तो ये कुछ वैसे ही रिलेट हो गया जो एक लीनियर मोशन होती है ट्रांसलेशन में, और रोटेशनल में ये या सर्कुलर में ये दो डायरेक्शन देगा, या तो प्लस के या माइनस के। तो ओमेगा की डायरेक्शन लिमिटेड कर दी गई है एज कम्पेयर टू द वी डायरेक्शन, इसलिए एंगुलर पैरामीटर की जरूरत पड़ी है। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, डी ओमेगा बाई डी टी निकालेंगे, और ऐसे निकालेंगे। एवरेज निकालना होगा तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी कर देंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन या तो ओमेगा की डायरेक्शन होगी या उसके अपोजिट होगी। सेम डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिटार्डेशन बोलेंगे। और अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो जितना डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की वैल्यू हम आर थीटा लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन हो गया। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डिस्टेंस को, तो डी वी बाई डी एस बाई डी टी आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड नॉट वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से अपने को फॉर्मूला मिल गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। माइंडेड इसमें v स्पीड है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो v इक्वल टू आर ओमेगा आ जाता है। बहुत पॉपुलर रिलेशन है। और अगर आपको तीनों को वेक्टर से रिलेट करना है तो v वेक्टर इज गोइंग टू बी ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, जहाँ पर r पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट कर रहा होगा। सो वहां से हम इसको याद रख सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। नाउ लेट्स गो फर्दर, और इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्पीड का रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो स्पीड का रेट ऑफ चेंज होता है वो एक्सेलरेशन नहीं है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब ये वो एक्सेलरेशन का पार्ट है जो स्पीड को बढ़ाता है, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है। इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो इट चेंजेस स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड इट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डायरेक्ट इसको अगर हम लोग और आगे बढ़ाएं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। डायरेक्शन चेंज के लिए एक दूसरा एक्सेलरेशन होता है जिसको हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन के नाम से बुलाते हैं। ये टूवर्ड द सेंटर एक्ट करता है। इसकी वैल्यू आती है v स्क्वायर बाई आर और आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये डायरेक्शन को चेंज करेगा और ये उसको चेंज करेगा मैग्नीट्यूड को। तो टोटल एक्सेलरेशन कभी अपने को लिखना होगा सर्कुलर मोशन में, तो हम बोलेंगे टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विल हैव टू पार्ट। वन विल बी टूवर्ड द सेंटर, तो AC या AN या AR। वन विल बी टेंजेंशियल, तो जिसका नाम हम AT करने वाले हैं, AT, T फॉर टेंजेंशियल। ओके, और इन दो वेक्टर के एडिशन से रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। एंड दिस विल बी टूवर्ड द सेंटर एंड दिस विल बी टूवर्ड द टेंजेंट। अगर इसी फिगर में मैं हाईलाइट करूं तो इस पॉइंट पर ये जो है वो AT की डायरेक्शन हो सकती है, और सेंटर की तरफ जो है ये आपका AC का डायरेक्शन आएगा। मैंने देखो बोला ये AC हमेशा इधर ही रहेगा। AT इधर हो सकता है या इसके अपोजिट हो सकता है, डिपेंड अपॉन स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। तो अगर AT इधर है और AC इधर है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अपने को यहाँ कहीं मिलने वाला है। तो जब पार्टिकल सर्कल पे चलता है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी समवेयर देयर। ओके, AT की वैल्यू 0 हो सकती है,
बट एसी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती बिकॉज एसी को डायरेक्शन चेंज कराना है और डायरेक्शन चेंज करना सर्कुलर मोशन में कंपलसरी है। तो 80 जीरो, अगर 80 जीरो हो गया तो टोटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर आएगा, बट टोटल एक्सेलरेशन करने पे भी द टेंजेंशियल अगर सर्कुलर मोशन कैरी होना है तो ये अपने को याद रखना है। और अगर कोई पूछता है कि ये टोटल एक्सेलरेशन है टेंजेंट से कितना एंगल बनाता है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, या रेडियल से कितना डायरेक्शन बनाता है, ये रेडियल डायरेक्शन होती है, इससे कितना एंगल बनाता है वो बता सकते हैं। तो ये काइनेमेटिक्स हो गया, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। एक टॉपिक रहता है जिसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बोलते हैं कि किसी भी कर्वीलिनियर पाथ को हम सर्कुलर पाथ के कॉम्बिनेशन जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर छोटे से पोर्शन को लेंगे जो कि आर्क जैसा काम करेगा और एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपका पार्टिकल यहाँ पे v वेलोसिटी से जा रहा है, r रेडियस के सर्कल पर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r कैन बी रिटन एज v स्क्वायर डिवाइड बाई a परपेंडिकुलर। a परपेंडिकुलर बेसिकली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है या नॉर्मल एक्सेलरेशन है, तो v स्क्वायर बाई a n या a c लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा कि r2 आएगा v2 स्क्वायर बाई a n एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट टुवर्ड द सेंटर। कई बार रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से भी लिख दिया जाता है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, उस पॉइंट का स्पीड चाहिए और उसके स्पीड के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो टुवर्ड द सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है वो कंपोनेंट चाहिए, और v स्क्वायर बाई ac करने से ये आपको निकल जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ना रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का एक और भी फॉर्मूला रहता है। अगर आपको पाथ की इक्वेशन दी गई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी गई, लेट्स से y इज इक्वल टू fx दिया गया, ये बेसिकली कहना चाहता है कि आपका पार्टिकल जो है इस तरह के पाथ पे जा रहा है। मैथमेटिकली एक इक्वेशन दे रखी है। अब आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है तो मैथमेटिकली ये यूज कर सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1 प्लस dy बाई dx के स्क्वायर का होल पावर 3/2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ d2 बाई अपॉन dx2। ये एक फॉर्मूला है, किसी ने बनाया है, आप इसको याद रख सकते हो, बहुत काम का है। तो अगर ये गिवन होगा तो इससे हम dy बाई dx निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं। क्या इससे हम डबल डेरिवेटिव करके d2 बाई अपॉन dx2 निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं। और फिर क्या करना है, dy बाई dx जो है ना उसका स्क्वायर करके उनके साथ ऐड करना है, जो भी है इसका 3/2 करना है, डिवाइडेड बाई डबल डेरिवेटिव को मॉड वैल्यू लगानी है क्योंकि ये प्लस माइनस जा सकता है ये, और ये उस पॉइंट पे निकालना है जिस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं। दैट मीन्स x को x1 डाल देंगे, y को y1 डाल देंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो अपना आंसर है। तो इस केस में इस वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इस पर बेस क्वेश्चन आ सकता है। और कैसे आया ये फॉर्मूला, कैसे बना है, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, किया जा सकता है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम और आपको करना भी नहीं है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना और फॉर्मूला करेक्ट याद रखना, 1 प्लस dy बाई dx के स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइड बाई सेकंड डेरिवेटिव। फिर कुछ क्वेश्चन आपको इस पर भी मिल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि देखो वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला मैंने बोला कि v का वैल्यू होता है ओमेगा क्रॉस r, और सर्कुलर मोशन में जब आप जाते हो तो ये v इक्वल टू r ओमेगा बन जाता है। तो कभी अपने को अगर ओमेगा कैलकुलेट करनी हो तो हम वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय r से निकालते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपको बोला जाता है कि ये पार्टिकल इधर v से जा रहा है और आपको एंगुलर वेलोसिटी इस O पॉइंट के ओर निकालनी है, O पॉइंट के ओर, तो ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा, ये डिस्टेंस है r। तो आप क्या करोगे, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करोगे, एक r के अलोंग पैरेलल, सो दिस इज v पैरेलल टू r, एक r के परपेंडिकुलर, दैट इज v परपेंडिकुलर। एक बार वेलोसिटी पता होगा तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द r निकल के आ जाएगा। तो ओमेगा निकालने के लिए हम v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r यूज करते हैं। अगर इतना अपने को क्लियर है तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कभी भी निकाल सकते हैं किसी भी केस का। आपको क्या करना होगा, अभी आपने निकाला एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। अब वो क्या करेगा कि पॉइंट्स बदलेगा, दो पॉइंट की वेलोसिटी दे देगा, O के पॉइंट की वेलोसिटी दे देगा। तो हम पहले क्या करेंगे, p पॉइंट की वेलोसिटी O के रिस्पेक्ट में निकालेंगे अगर दोनों पॉइंट की वेलोसिटी पता है, एंड यू नो हाउ टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन उसको देते हैं, फिर सम करते हैं। तो उससे क्या करेंगे कि इस पॉइंट की के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की टोटल वेलोसिटी निकालेंगे रिलेटिव वाली, जो किसी ना किसी डायरेक्शन में आएगी, और उस डायरेक्शन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेंगे, उसमें से पैरेलल कंपोनेंट ले लेंगे। तो बेसिकली अगर इसको रिलेटिवली ले लिया तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। हाँ, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में उस तरह के फंडे नहीं लगाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, वो पूरी तरह से वैलिड नहीं है। हम लीनियर वेलोसिटी का पहले रिलेटिव वर्जन निकालेंगे, फिर उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे, फिर ओमेगा निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं?
जैसे कि यहाँ देखो, अगर ये ए है, ये बी है, ए की वेलोसिटी दी है, बी की वेलोसिटी दी है, आर दी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी या बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी निकालेंगे। तो जैसे ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो ए के रिस्पेक्ट में जाएंगे, ए की वेलोसिटी रिवर्स कर देंगे, तो इसकी वेलोसिटी रिलेटिव बन जाएगी वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए बना, और आप देखोगे जो भी वी बी माइनस वी ए बनेगा वो आर के परपेंडिकुलर है, तो यही कंपोनेंट हो गया, तो दिस डिवाइड बाय दिस कर देंगे। यहाँ भी देखोगे रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे, परपेंडिकुलर दिखेगा तो डायरेक्टली लिख लोगे। कोई और एंगल पे दिया गया, इससे ये जनरल केस देख लेते हैं। जैसे ये जनरल केस है, ए की वेलोसिटी इधर है, बी की वेलोसिटी इधर है, तो हम क्या करेंगे, ए का ये कंपोनेंट करेंगे, ए का ये कंपोनेंट करेंगे, बी का ये कंपोनेंट करेंगे, बी का ये कंपोनेंट करेंगे, फिर ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी में ये सारे कंपोनेंट इसको दे देंगे, तो आप पाओगे कि इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और ये वाला कंपोनेंट आपका इधर चला जाएगा, और ये आर है, ए रेस्ट पर आ जाएगा। तो ए के रिस्पेक्ट में बी के पास कुछ तो कंपोनेंट्स होंगे, उसमें से अपने को वो कंपोनेंट चाहिए जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो दिस इज वी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इधर भी एक कंपोनेंट आएगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट कंपोनेंट, दिस वाला, ये आर है, ये परपेंडिकुलर हो गया, बस ये इसको आर से डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज रिटन एज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाई आर। समझ में आया? लॉजिक समझो, एक बार लॉजिक समझा, कोई भी दो पॉइंट की वेलोसिटी देगा, पहले रिलेटिव निकालेंगे, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे, ओमेगा निकल के आएगा। दिस विल बी नोन एज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। छोटा सा पॉइंट है, मैंने हाईलाइट किया है सो दैट कि अगर कभी आए फ्यूचर में तो आप गलती ना करो, दैट्स आवर पर्पस, इजंट इट? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द थ्योरी। फोर्थ पॉइंट से इसकी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होते हैं। तो यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आपको पता करना है तो उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट होगा, दिस इज नॉट द वेलोसिटी, दिस इज द स्पीड, और यू से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या फिर अल्फा जीरो हो, या फिर एटी जीरो हो, ये सबका एक ही मतलब है। हाँ, तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट होने वाला है, at इज इक्वल टू आर अल्फा होता है तो ये जीरो होगा तो ये जीरो होने वाला है। तो इस केस में केवल और केवल नॉर्मल या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन काम करेगा, और वो एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड द सेंटर एट ऑल द टाइम्स, है ना। और कोई आपसे पूछेगा यूसीएम में, ये क्वेश्चन आता है कि यूसीएम में कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, मैं रिवाइज करा देता हूँ। अगर आपसे पूछता है स्पीड, यस। आपसे पूछता है वेलोसिटी, नो। एंगुलर स्पीड, यस। एंगुलर वेलोसिटी, यस। फिर एक्सेलरेशन टूवर्ड द सेंटर है, आप देखोगे इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट इसकी डायरेक्शन बदलेगी, क्योंकि हर बार ये सेंटर की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन बदलेगी, तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होता है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, और जो टोटल एक्सेलरेशन है वो सेंटीमीटर या नॉर्मल एक्सेलरेशन के ही बराबर है। फिर आपसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी यूसीएम में कैसी रहती है, कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम कैसा रहता है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है इसलिए वेरिएबल। एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है, जो आगे देखोगे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है अबाउट द सेंटर पॉइंट है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बात करेंगे तो ओमेगा वेरिएबल होगा, स्पीड भी चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी तो चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल के स्क्वायर और नॉर्मल के स्क्वायर करेंगे, अल्फा जीरो नहीं होगा, तो वो सारी कहानी है जो पहले हम लोगों ने बात की। और एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे उसके ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट और ये 80 इसके नीचे भी आ सकता है, तो उसके इसमें स्पीड कम हो रही होगी, तो 80 इस डायरेक्शन में रहेगा, और बाकी हम निकाल सकते हैं कि एक डायरेक्शन किधर है। नेक्स्ट पॉइंट से इसकी अगर अल्फा कांस्टेंट हो गया तो हम जानते हैं कि काइनेमेटिक्स कैसे लगा सकते हैं, ओमेगा फाइनल ये v इक्वल टू u प्लस 80 पूरा लगा सकते हैं एंगुलर पैरामीटर्स में, और थीटा इज इक्वल टू ut मतलब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर में। बेसिकली क्या हो रहा है कि u वेलोसिटी इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर वेलोसिटी, थीटा इज रिप्लेस्ड, और ये फिर r या x या पोजीशन जो था उसको रिप्लेस करते हैं थीटा से, और जो a था वो हमारे लिए अल्फा का काम कर रहा है। सेम डेफिनेशन है तो सेम इक्वेशंस चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, सेकंड है, और ये nth सेकंड में कितना टर्न अराउंड हुआ वो बताते हैं। कुछ नोट पॉइंट है हाईलाइट किए हैं। अगर ओमेगा और अल्फा दोनों सेम सेंस में है तो अल्फा को पॉजिटिव लेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे, अगर अपोजिट सेंस में है तो नेगेटिव लेंगे, उसका रिटार्डेशन बोलेंगे। जैसे फैन स्विच ऑफ किया तो रिटार्डेशन होता है, ऑन किया तो एक्सेलरेशन होता है। ओमेगा का ख्याल करना है, आरपीएम बोलता है, कभी साइकिल पर सेकंड बोलता है, कभी कुछ बोलता है, तो इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। 1 साइकिल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और मिनट सेकंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी जरूरत पड़ेगी।
अल्फा अगर कांस्टेंट नहीं है तो काइनेमेटिक्स कैसे डील करेंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे। इसमें एक थर्ड रिलेशन भी आप ऐड कर सकते हो, d2 थीटा अपॉन dt2। जनरली हम लोग डबल इंटीग्रेशन अवॉइड करते हैं, इसलिए इसको नहीं यूज करेंगे। ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा यूज करेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी यूज करेंगे। तो ये था काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। नाउ विल मूव टुवर्ड्स डायनामिक्स। डायनामिक्स में जो फोर्स आता है उसका नाम है सेंटीपिटल फोर्स। तो जो अपने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन देखा, नॉर्मल एक्सेलरेशन देखा, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर या mr ओमेगा स्क्वायर। और ये टूवर्ड द सेंटर लगता है, टूवर्ड द सेंटर लगता है। ये रिक्वायरमेंट है किसी भी पार्टिकल को सर्कल में चलने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स का लगना बहुत ज़रूरी है। और ये जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसका नाम सेंट्रीपिटल है। माइंड इट, सेंट्रीपिटल कोई नया फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल एग्जिस्टिंग फोर्स में उस फोर्स का नाम है जो सेंटर की तरफ लगता है किसी पार्टिकल को सर्कल में चलाने के लिए। जैसे कि एक स्ट्रिंग से आप पार्टिकल को टाई करके सर्कल में चलाना चाहते हो तो स्ट्रिंग टाइट होगी, उसका टेंशन सेंटर की तरफ आएगा, वो सेंट्रीपिटल का काम करेगा। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे कि अगर ये अर्थ है लेट से और ये कोई मून है, सैटेलाइट है, मून है, जो भी समझ लो। तो अगर ये एम मास का सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फोर्स, इसी का नाम सेंटीपिटल है। और रिक्वायरमेंट क्या कहता है कि ये जो सेंटीपिटल फोर्स ग्रेविटी बना है हमारा, इसकी वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होनी चाहिए। अब ये आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके कॉन्सेप्ट से, बट इसकी वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर होना ये सर्कुलर मोशन में चलने के लिए रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, कंडीशन है जो अपने को फॉलो करनी होती है। और इसके बेसिस पे हम इक्वेशन बना सकते हैं gmm अपॉन r स्क्वायर mv स्क्वायर बाई आर। इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम में एक पार्टिकल को स्ट्रिंग से टाई करके हॉरिजॉन्टल सर्कल पे चलाते हैं, तो उसका नाम कॉनिकल पेंडुलम है। और उस कॉनिकल पेंडुलम के लिए ये एल लेंथ की स्ट्रिंग है, टी टेंशन है। अगर ये थीटा एंगल मेंटेन करता है, लेट से वेलोसिटी अंदर जा रही है, तो आप पाओगे कि स्टिक के और इसका एबीडी बनाओगे पार्टिकल का, तो एक mg एक t, यही दो फोर्स लग रहे हैं। दैट्स आर ओनली टू फोर्सेस, राइट। t का एक कंपोनेंट ऊपर t cos थीटा आएगा, एक टुवर्ड द सेंटर आएगा, एक टुवर्ड द सेंटर आएगा। ये जो टुवर्ड द सेंटर आया है यही सेंटीपिटल फोर्स है। तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को मेंटेन करने के लिए जो सेंटीपिटल फोर्स t sin थीटा आपने देखा, इसकी वैल्यू mv स्क्वायर बाई r लगेगी, जहां पर r विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया। दूसरा, वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल चल नहीं रहा है, तो दूसरा अपने पास आ जाएगा t कोसाइन थीटा इज इक्वल टू जो भी नीचे फोर्स लग रहा है m इंटू जी। इन दोनों को यूज करके हम थीटा निकाल सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन आप देखो यहाँ पे बनाया गया, उसको आपस में डिवाइड कर दिया, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी आ गया। r को हम लेंथ के साथ लिंक कर सकते हैं ट्राइंगल बना करके, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कई बार टर्म आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी डायनामिक्स का पार्ट है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? अभी आपने देखा सेंटीपिटल विच इज रिक्वायरमेंट टुवर्ड द सेंटर एंड दैट कीप्स द डायरेक्शन चेंजिंग टू इंश्योर द सर्कुलर मोशन। सेंट्रीफ्यूगल एक स्यूडो फोर्स है जो कि सर्कुलर और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। तो जो ये पार्टिकल है आपका सर्कल में चल रहा था, लेट से आप अपने ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा देते हैं। थोड़ा ऑड लग रहा होगा कि ऑब्जर्वर उस पर कैसे बैठेगा, तो आप समझो उसमें कैमरा फिट कर देते हैं या कुछ ऐसा छोटा सा डिवाइस लगा देते हैं जो उसी पर है। तो उसको वो डिवाइस, ये जो प्लेटफॉर्म है, पार्टिकल है, वो रेस्ट पे नजर आएगा। तो आप जिस पे पाए जाते हो या जिसका फ्रेम लेते हो वो रेस्ट पे आ जाता है। ये विजुलाइज करना आपको सीखना पड़ेगा, चाहे वो छोटा पार्टिकल हो या बड़ा अर्थ हो। अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं तो पूरा यूनिवर्स अपने को घूमता हुआ नजर आता है, बट अगर बाहर से देखो दूसरे प्लैनेट से, तो अर्थ भी घूमता हुआ नजर आता है। तो जिस रिस्पेक्ट पे आप जाते हो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो, वो रेस्ट पे होता है। तो सिंस ये रेस्ट पे होगा और ये रोटेटिंग फ्रेम था, रोटेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल है तो उसमें शूडो लगेगा। तो इसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ था, तो इसलिए अपोजिट टू द एक्सेलरेशन एक फोर्स लगाना होता है जो कि बाहर की तरफ है। ये फोर्स लगाना होता है, तो ये फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इसकी वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर होती है। ये जो फोर्स है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और अगर ये पार्टिकल बाहर नहीं जाना चाह रहा है तो कोई ना कोई फोर्स अंदर लगना चाहिए जो कि टेंशन है। तो इसका जब एबीडी बनाओगे तो आपको एक बाहर की तरफ फोर्स दिखाना है और सारे फोर्सेस दिखाने हैं, और फिर इंश्योर करना है कि रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो जाए। तो फोर्स जैसे आप बैलेंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि वी विल राइट t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। और यहाँ पर mv स्क्वायर बाई आर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, स्यूडो फोर्स। इसमें t सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, आप समझ रहे हो। अगर आप ग्राउंड से देखते
तो टी आपका सेंटीपिटल था और आप पार्टिकल से देख रहे हो तो अब टी सेंटीपिटल नहीं है क्योंकि पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ये सर्कल पे नहीं चल रहा है, रेस्ट पर है, तो सेंटीपिटल भी नाम नहीं है टी का नाम सेंटीफ्यूगल भी नहीं है। सेंटीफ्यूगल एक एक्स्ट्रा फोर्स है, ये फोर्स है सेंटीफ्यूगल, और ये आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म और टी को बैलेंस कर रहा है। तो नॉमेनक्लेचर पे ध्यान देने का कि अगर ग्राउंड से देखोगे पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है तो यही टी हमारा सेंटीपिटल कहलाएगा और इसकी वैल्यू mv²/r आएगी। इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो टी एक टेंशन है, सिंपली एक टेंशन है, और बाहर एक फोर्स आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से लगाना पड़ेगा जिसका नाम सेंटीफ्यूगल है और जिसकी वैल्यू mv²/r के बराबर है। और यहाँ पे टी की वैल्यू mv²/r इसलिए आ रही है क्योंकि ये पार्टिकल रेस्ट पर है तो नेट फोर्स बैलेंस करना है ना। तो दोनों कहानियां बिल्कुल अलग है, तो अलग तरीके से समझेंगे उनको। सेंटीफ्यूगल हो गया। नेक्स्ट इज डायनेमिक्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल में चलेंगे तो ग्रेविटी आपके नीचे लगता है, तो ये ग्रेविटी अपना रोल प्ले करना चालू कर देता है। तो लेट्स से कि एक पार्टिकल है जिसको एल लेंथ के स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है और वी ए वेलोसिटी से उसको नीचे से छोड़ा है, यहाँ पे हिंज्ड है, तो ये ऐसे सर्कल पे चलना चाहता है। तो किसी भी थीटा एंगल पर इसका एपीडी बनाते हैं। थीटा एंगल पर इसकी वेलोसिटी है, इसमें वी बी दिखाया गया है, एक टेंशन होगा, टीबी होगा, एक एमजी होगा जो कि वर्टिकली डाउन साइड रहा होगा। और इस एमजी के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक टूवर्ड्स द टेंजेंट डायरेक्शन जो कि एमजी साइन थीटा आएगा, और टूवर्ड दिस, ये थीटा था तो ये थीटा रहा होगा, राइट। तो इधर आया एमजी कॉस थीटा, इधर आएगा एमजी साइन थीटा। एमजी साइन थीटा में जी साइन थीटा टेंजेंशियल रिटार्डेशन का काम कर रहा है जो स्पीड को कम करेगा, और ये जो फोर्स हैं ये सारे रेडियल डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आप अगर ग्राउंड से देखोगे तो टोटल सेंटर की तरफ फोर्स हमारा बनेगा mv²/r। तो बी पॉइंट पर अगर हम लोग एफबीडी बना करके बी पॉइंट पर इक्वेशन लिखना चाहते हैं फोर्स की टुवर्ड द सेंटर, तो आप बोलोगे टीबी माइनस mg cos थीटा, टीबी माइनस mg cos थीटा, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, दिस मस्ट बी इक्वल टू mvb²/r बिकॉज दिस इज द सेंटीपिटल फोर्स जिसकी वैल्यू ये होती है। समझ में? यही हम लोग ए पॉइंट पे भी लगा सकते हैं, सी पॉइंट पे भी लगा सकते हैं, किसी पॉइंट पे लगा सकते हैं कंपोनेंट करके। एक तो ये टेंशन निकालने वाली बात होगी। दूसरा, ए से बी तक जाएगा तो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो ये जो हाइट अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ये आता है L1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे R लिखा है तो R1 माइनस कॉस थीटा आ गया, तो ग्रेविटी का वर्क डन आ गया mg h जो कि R1 माइनस कॉस थीटा आ गया इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का रिवर्स हो गया, क्यों? क्योंकि बर्डन में ग्रेविटी का लिखोगे तो यहाँ पे एक माइनस लगाओगे, तो वो माइनस को इधर बेस करके इसको प्रॉपर लिख दिया गया। और ये वही इक्वेशन है थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताई, देखिए आप वी बी स्क्वायर को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2g h, क्योंकि m कैंसिल आउट हो गया, और h की वैल्यू आप याद रख लो, h इज इक्वल टू r या L1 माइनस कॉस थीटा। अगर नीचे से आप चलते हो तो उसको सॉल्व करके आंसर बताते हैं। नाउ अब इसके कंक्लूजन्स क्या है वो देख लो। कंक्लूजन्स काम क्या है? अगर आपने पार्टिकल को वेलोसिटी u दिया बॉटम पर और u की वैल्यू √2gl से कम दिया, तो ये पार्टिकल 90 या उससे नीचे वाले एंगल पर रह करके सिंपल पेंडुलम जैसा काम करता रहेगा। और किसी भी पॉइंट पर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके कितना हाइट तक जाता है अगर ये निकालना है तो वही mgh इज इक्वल टू एनर्जी चेंज का निकाल सकते हैं। अगर u आपने √2gl दिया, इससे पता चलता है कि अगर थीटा को हम 90 रख देते हैं तो √gl आता है, मतलब √gl देने से पार्टिकल हॉरिजॉन्टल लेवल तक ही आ पाता है। ओके, किसी और एंगल को निकालना होगा तो सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस गिरता है या बनता है वो ये है कि जब u को हम √5gl से ज़्यादा दे देते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √5gl से ज़्यादा दिया तो ये कंप्लीट सर्कल करता है, डज कंप्लीट सर्कल। जैसे आपने बकेट में पानी भर करके ऐसा वर्टिकल चला देते हो, पानी गिरता नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी √5gl या उससे ज़्यादा होती है। जब हम √5gl बोलते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन अपना जीरो हो जाता है, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। बेसिकली अपने को स्ट्रिंग को यहाँ तक अलाइव करना होता है। स्ट्रिंग सर्कल पे तब तक चलेगी जब तक टेंशनाइज्ड होगी, क्योंकि सेंटीपिटल की जरूरत है ना, तो इसलिए जस्ट जीरो कर सकते हैं, तो उस केस में √5gl आता है, अदरवाइज मोर देन √5gl आएगा। फिर इसके फोर्स इक्वेशन लिख करके हम टेंशन अलग अलग लोकेशन के टेंशन को कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड केस होता है कि जब u की वैल्यू √2gl से बड़ी रखी जाए, √5gl से छोटी रखी जाए, तो पार्टिकल 90 तक तो जाएगा, इनफैक्ट 90 के ऊपर जाएगा, और 90 के ऊपर यहाँ जाने के बाद पार्टिकल फिर सर्कुलर पाथ में ना जाकर के
इस वाले पाथ पे चला जाएगा। और ये जो पाथ है ये प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का काम करेगा। तो फिर पार्टिकल प्रोजेक्टाइल जाएगा, पैराबोला में चला जाएगा, और आपको फिर से वही टेंशन निकालना है, थीटा निकालना है, एनर्जी कंजर्वेशन करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ये वी निकाल लिया अगर हम लोगों ने, वी निकाला ना, तो फिर इसको हम आगे की कहानी ऐसे लिख सकते हैं कि इस पॉइंट से आप देखो, अगर ये एंगल थीटा है, ये वर्टिकल से लिया गया एंगल, माइंड इट, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा आएगा, तो ये कुछ ऐसा हो गया, वेलोसिटी है थीटा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। फिर अगर आपको जैसे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, टाइम निकालना है, रेंज निकालना है, जो भी निकालना है, तो जनरली मैक्सिमम हाइट पूछेगा, तो यहाँ की वेलोसिटी यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे v थी, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट 2g, यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे। तो बेसिकली इस यहाँ से लेकर के 1 पॉइंट से लेकर के 2 पॉइंट तक अपने को सर्कुलर मोशन चाहिए, और 2 के ऑनवर्ड्स अपने को प्रोजेक्टाइल मोशन चाहिए। फिर इसमें और भी वेरिएशन आता है कि अगर हम लोग स्ट्रिंग को रिजिड लाइट रॉड से रिप्लेस कर देते हैं, ये रॉड है बट मासलेस है, तो ये स्ट्रिंग का ही काम कर रहा है बट ये स्लैक नहीं होगा, लूज नहीं होगा, तो इस केस में अगर यहाँ तक ये सर्वाइव कर गया तो भी चलता है अपना। ओके, सो यहाँ पर जस्ट वेलोसिटी जीरो कर सकते हो, मतलब स्लैग नहीं होगा, तो टेंशन जीरो का तो कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि वो लूज भी हो सकता है, कंप्रेस भी हो सकता है, isn't it? तो उस केस में कंप्लीट सर्कल करने के लिए वेलोसिटी की जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट 4gl आती है। एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, एक ही लाइन में आ जाएगा यहाँ से तक, और जब ये 4gl लगाओगे तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 आती है। स्ट्रिंग केस में आप देखोगे टॉप पॉइंट की वेलोसिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूट gl है उससे बड़ी होनी चाहिए थी, वो ही बता सकते हो। बैंकिंग ऑफ रोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले टर्निंग ऑफ रोड है, तो अगर आपको एक रोड को टर्न कराना है, जैसे ये ऐसा रोड जा रहा था, टॉप व्यू में ऐसा बेंड हुआ है, टर्न हुआ है बेसिकली, है ना, और आपसे पूछता है व्हाट इज द वेलोसिटी, सेफ वेलोसिटी जिससे इसको चलना चाहिए, तो आप पाओगे कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, और इधर एक फोर्स की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, वरना ये बाहर की तरफ चला जाएगा, ये सेंटीमीटर का काम करेगा। तो अगर आपको सेफ टर्न करना है तो आपको ये बोलना है कि एफ एस की जो वैल्यू है वो mv²/r के बराबर होनी चाहिए ना। आज यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बट हम लोग ये भी जानते हैं कि एफ एस की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन है, जो कि फ्लैट रोड है तो नॉर्मल रिएक्शन mg आ जाएगी। जैसे आप इन दोनों को क्लब करोगे ना, तो अपने को पता चलेगा कि mv²/r की जो वैल्यू है दैट शुड बी, एफ एस की वैल्यू mv² रख दिया, इज लेस देन इक्वल टू म्यू mg कर दिया, तो यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है कि v की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू जी इंटू आर, और म्यू का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू v²/rg। तो अगर वेलोसिटी देता है कि एक कार को इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलना है तो कितना फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट है, तो उसकी वैल्यू v²/rg से बड़ी होनी चाहिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का। और अगर म्यू देता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर देता है, तो व्हाट शुड बी द सेफ मैक्सिमम वेलोसिटी, तो सेफ मैक्सिमम वेलोसिटी कुड बी दिस थिंग अंडर रूट म्यू इंटू जी इंटू आर। ये तो हुआ टर्निंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या करते हो, इसी रोड को ऐसा क्रॉस सेक्शन बना देते हो, ये एंगल थीटा से उठा देते हो, और आपका व्हीकल ऐसे जा रहा होता है अंदर या बाहर की तरफ, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ के लाई कर रहा होता है, तो ए और बी ये रोड है, बैंक्ड है, एंगल पे कर दिया गया है। इस केस में फ्रिक्शन भी नहीं होगा तो भी चलेगा। तो इसमें अगर आपको सेफ चलना है तो सेफ वेलोसिटी की रेंज होती है, वो रेंज आपको याद रखनी है, सेफ वेलोसिटी। तो सेफ वेलोसिटी का जो v मैक्स की वैल्यू है वो आती है अंडर रूट, ये gr जैसे इस पे लिखा उस पर भी gr लिखते हैं, और ये इसमें फ्रिक्शन भी हो सकता है और बैंकिंग भी है, दोनों लिखा देते हैं। तो ये आता है tan थीटा प्लस म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। अगर बैंकिंग जीरो करना है थीटा जीरो डाल दो, फ्रिक्शन लेस करना है म्यू जीरो डाल दो। v की जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम का भी रिक्वायरमेंट आता है, क्योंकि उससे कम चलाएंगे तो फिर हम लोग डाउन साइड स्किट कर सकते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी gr अंडर रूट tan थीटा, एक याद रख लो, दूसरा इजीली याद आ जाएगा, म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस करने का, दैट्स ऑल, 1 प्लस म्यू tan थीटा। दैट मीन्स किसी बैंक रोड में अगर आपको एक पर्टिकुलर स्पीड से चलना है, जैसे रेसिंग कार का जो ग्राउंड होता है,
तो आपको क्या करना होता है कि वेलोसिटी या मौत का कुआं आपने सुना होगा, तो इन सब में वेलोसिटी एक मिनिमम और एक मैक्सिमम होता है ना, उसके बीच में रखनी होती है और ये अच्छी खासी रेंज होती है। तो एनीबडी कैन लर्न कि किसके इसके बीच में चलाना है, एक्सपीरियंस है। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, मिनिमम वेलोसिटी का एज वेल एज मैक्सिमम वेलोसिटी का। और इसके बियॉन्ड गए तो फिर कुछ भी नहीं, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि फ्रिक्शन भी अपनी लिमिटिंग कंडीशन में आ गया है, जो कि अदरवाइज हेल्प कर रहा था। तो ये फाइनल सेफ वेलोसिटी का रेंज है बैंकिंग ऑफ रोड में। तो ये हुए आपके कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन, जो जेईई के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट है, और अगर आपने इतना कवर कर लिया अच्छे से तो कम चलता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। मैं बस आइडिया दे दूंगा, कुछ सॉल्व करना होगा तो सॉल्व कर देंगे। 2019 का है, जैसे बोलते हैं कि प्रोजेक्टाइल है t=0 पे 10 मीटर से 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से फेंका गया। 1 सेकंड के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आर है तो आर की वैल्यू बताइए। तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि ये एक प्रोजेक्टाइल है, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन आप समझते हो, यू दिया है, थीटा दिया है, और ये ऐसे जाता है। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी आएगी, ये t=0 पे था। आप कैसे भी कर सकते हो, 1 सेकंड के बाद इसकी ये वेलोसिटी आएगी, ये वेलोसिटी निकालने का, फिर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ग्रेविटी का एक कंपोनेंट निकालने का। इसका टोटल एक्सेलरेशन केवल ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी का वो कंपोनेंट जो v के परपेंडिकुलर आ जाए, और अगर v निकाल लिया और परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी हमारी v² डिवाइड बाई a परपेंडिकुलर। एक तो ये तरीका है। अच्छा, v कैसे निकालेंगे? निकाला जा सकता है v, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। हॉरिजॉन्टल u cos थीटा रहेगा, वर्टिकल u sin थीटा माइनस dt रहेगा। उनका एक रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट हमारा v का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। समझे क्या? और फिर at कैसे निकालेंगे? तो इस मैग्नीट्यूड का हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालेंगे, फिर g का कंपोनेंट करेंगे। उससे अच्छा एक आप दूसरा काम ये भी कर सकते हो कि t=1 सेकेंड में हम x निकाल सकते हैं। क्या x आ जाएगा u cos थीटा इंटू t, किसी भी टाइम पे u पता है, थीटा पता, t आ गया। y निकाल सकते हैं क्या? 100% y कितना आ जाएगा? u sin थीटा माइनस u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ g t²। ये दोनों x और y बेसिकली उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, x और y। फिर आप एक काम कर लो, y x tan थीटा माइनस gx² डिवाइड बाई 2 टाइम्स u² cos स्क्वायर थीटा नाम का एक इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी होती है। अब इसमें थीटा डाल दो 60 डिग्री, u डाल दो व्हाटएवर इट इज गिवन 10, और g 10 डाल दो। ऐसा करने से ये एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर अगला स्टेप करो, dy बाई dx निकालो और इस पॉइंट पे निकालो, ये पॉइंट जो हमने x y निकाले हैं। अभी dy बाई dx रहने दो। फिर एक काम करो, d2y अपॉन dx2 निकालो, निकाल पाओगे क्या? 100%। फिर एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस dy बाई dx। जो आपने dy बाई dx निकाला है उसका स्क्वायर करो, और इस पूरे का क्या करो, पावर 3 करो, 3/2 करो, डिवाइड बाई d2y अपॉन dx2 निकालो। जो आपने निकाला है उसको रखो, उसमें मॉड लगा दो, और ये सारी वैल्यू उस x, y पे निकालो जो यहाँ पे निकाली हुई है नंबर्स। फिर x को रख दो, y को रख दो, सिंप्लीफाई कर दो, इनमें से कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। थोड़ा लेंदी है, ऐसे कर सकते हो। तो दोनों मेथड है आपके पास, वेलोसिटी निकालो, परपेंडिकुलर निकालो, या फिर इंटीग्रेट करके इस फॉर्मूले से जा सकते हो। आपको निकालना है, सॉल्व करना है, आंसर तक ले जाना है, यू विल फाइंड कि इसका आंसर निकाला जा सकता है। एज शोन इन द फिगर, पार्टिकल इज मूविंग विद, अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, particle is moving with constant speed 5 meter per second considering motion a to b, magnitude of average velocity चाहिए। So what is the magnitude of average velocity? पहले definition पे जाया करो। average velocity का magnitude ये हमेशा निकाला जाता है displacement by time से। Now displacement क्या होगा? a से b गया है तो ये हमारे लिए displacement का काम कर जाएगा, है ना, triangle से। इस displacement को let's say डेल्टा r पकड़ लेते हैं, ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, तो डेल्टा आर निकालना है और टाइम निकालना है। जहाँ तक टाइम की बात है तो टाइम निकाला जा सकता है डिस्टेंस और स्पीड को यूज करके। तो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना लगा होगा यहाँ से यहाँ तक आने में, आर थीटा, आर इंटू थीटा, थीटा इज 2π/3, 2π/3 इंटू स्पीड, स्पीड इज पाई। तो आप पाओगे कि इसका ये जो आ रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई मीटर पर सेकेंड में था, हाँ, तो ये अपना बना कितना, 2r/3, 2r/3। r अपने को अगर पता होगा तो ये एक्जैक्टली नंबर आ जाएगा, नहीं रहने तो ये r के टर्म में आया, t आ गया।
अब ये डेल्टा आर निकालना है। डेल्टा आर कैसे निकाल सकते हो? डेल्टा आर डिवाइड बाई आर, साइन रूल लगा लो। डेल्टा आर डिवाइड बाई इसके अपोजिट एंगल साइन 120 मस्ट बी इक्वल टू, ये आर है, इसके अपोजिट एंगल कितना करेगा? ये दोनों बराबर बराबर होंगे, है ना। 180 होता है तो 60 होगा, तो ये 30 आ जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर डिवाइड बाई साइन 30। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ से आप डेल्टा आर निकालोगे, डेल्टा आर की वैल्यू आर कुछ नंबर इंटू आर के टर्म में आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करोगे, आर कैंसिल हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। कैलकुलेट करके आपको आंसर वेरीफाई करना है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10 से पार्टिकल ऑफ मास m is suspended from ceiling through a length string है, जिसकी लेंथ L दे रखी है, स्ट्रिंग है। पार्टिकल मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल पे चल रहा है, और भी अच्छी बात है। सच दैट r की वैल्यू L/√2 है। ये बेसिकली कॉनिकल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। ये पार्टिकल आपका ऐसा चल रहा है सर्कल पे, और ये L बोला है, ये रेडियस बोल दिया है, उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। √2 दे रखा है, तो यहाँ पे लगा लो, क्या लगाएंगे, tan और समथिंग लाइक साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो r डिवाइड बाई L आ जाएगा। r डिवाइड बाई L 1/√2 है, तो बेसिकली थीटा कितना आ गया, 45 आ गया। अगर इसकी जरूरत पड़ी, मैंने निकाल दिया है, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। बोलता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितना आएगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल चाहिए तो स्पीड v पकड़ लो। अब देखोगे इसका मास mg है, वही जो भी थोड़ी देर पहले किया था। स्पीड का अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। t इधर कर लो। अब क्लेम करोगे कि जो t, अगर ये थीटा है तो इधर थीटा आएगा, तो इधर साइन थीटा आएगा। t साइन थीटा की वैल्यू, t साइन थीटा की वैल्यू आएगी mv²/r, और t cos थीटा की वैल्यू आएगी mg। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो tan थीटा की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज गोइंग टू v²/rg। नाउ v निकालना अपने को, तो v की वैल्यू या v² की वैल्यू आ रही है r इंटू जी इंटू tan 45। tan 45 1 है, r इंटू जी आ गया। r कितना लिखेंगे हम लोग? अच्छा, आंसर अपने को r के टर्म में देना है, तो हो गया ना। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, √rg। √rg अपना आंसर लगा दोगे, या फिर जो भी टर्म में है, r के टर्म में, l के टर्म में, जिसमें चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो कॉनिकल पेंडुलम का बेसिकली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और अगर आपने सही से समझा है तो आपका व्यू निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसकी एक कार है, मूविंग हॉरिजॉन्टल कर्व सरफेस पर है। स्पीड अपने को रेडियस दे रखी है, अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड चाहिए कार की इफ फ्रिक्शन टायर का दे रखा हो। तो आपने देखा वी मैक्स की जो वैल्यू आती है वो √μrg आती है, μrg हो गया आंसर। √μ कितना लिखना था, 0.34 3 और 4। r कितना दिया गया 50, और g कितना लेना है 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपने एक आंसर आ जाएगा। तो ये 500 हो रहा है, 30 ये आ रहा है बेसिकली 34 into 5, isn't it? 2 डिजिट के, यस। सो इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 आ रहा है, 170 के आसपास आ रहा है, और 170 को फिर हम लोग रिलेट कर सकते हैं किससे जाने वाले हैं। 12 के आगे जाएगा, 13 के 169 होता है ना 13, तो अप्रोक्सीमेटली 13 के आसपास आ जाएगा, 13 मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से इसकी एक बुलेट है 10 ग्राम का, मूविंग विद स्पीड v, कोलाइड हेड ऑन विद स्टेशनरी बॉब। तो एक बॉब है, से टकरा जाता है, L दे रखा है। पेंडुलम एंड रिकॉइल्स विद 100 मीटर पर सेकेंड। The pendulum, the length of the pendulum is given and the bob का मास दे रखा गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ v निकालनी है so that the pendulum describe a circle। देखो क्या होगा, इसको सर्कल करवाना है पूरा, है ना। सर्कल करवाना है तो बॉब के पास कितनी वेलोसिटी आनी चाहिए, ये तो अपने को पता चल ही रहा है। क्या बॉब के पास आफ्टर कोलिजन ये पार्टिकल इधर गया है 100 मीटर पर सेकेंड से, मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ, तो बॉब को आगे जाना चाहिए था √5gl से, है ना। तो बस ये मोमेंटम कंजर्वेशन करा देते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, सर्कुलर मोशन कवर हो गया है। इनिशियली कितना मास था 10 ग्राम, कितनी वेलोसिटी से आ रहा था v इज इक्वल टू, टकराने के बाद ये -100 था, और ग्राम कितना था 10 ग्राम का था, ये प्लस डायरेक्शन में गया। मास कितना दिया इसका 1 kg, ये ग्राम लिखा तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 ग्राम हो गया
इंटू √5 GL। मैंने बहुत शॉर्ट में किया है, अगर आपको समझ में आ गया तो परफेक्ट है। एल दे रखा है कितना 0.5 और G10 रखेंगे तो 5 × 5 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है, ये वैल्यू दिख रही है जो √5 GL वाली वैल्यू है। Always from my side, thank you।